हेलो। वेलकम टू माय चैनल कैलकुला। मेरा नाम रणधीर पांडे है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6 ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कुछ एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने पिछले लेक्चर में देखी थी। डायमेंशंस का जो पूरा हमने एप्लीकेशंस देखे थे इसमें। तो जिन्होंने नहीं देखे हैं फटाफट जाके आप देखाओ। और उसके बाद कुछ थ्योरेटिकल चीजें बची हैं इस चैप्टर के जो कि हम देख लेंगे। जैसे कि आज हमें देखना है, जो हमारा पहला टॉपिक है वो है एक्यूरेसी के बारे में। ठीक है। सो एक्यूरेसी, तो यहाँ पे एक्यूरेसी की आपको डेफिनेशन भी दिखाई दे रही है। सो एक्यूरेसी इज हाउ क्लोज अ मेजरमेंट इज टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी। तो एक्यूरेसी मतलब क्या होता है कि आपकी जो जो भी आप मेजरमेंट आप ले रहे हो वो एक्चुअल वैल्यू से कितनी क्लोज है। जितनी क्लोज होगी उतनी ज्यादा एक्यूरेसी, या जितना दूर होगी वो वैल्यू उस एक्चुअल वैल्यू से, उतना ही मैं बोल सकता हूँ एक्यूरेसी लो रहेगी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक गेम चल रहा है आर्चरी का। और इस गेम में मतलब सबको चाहिए होता है कि यार बुलजाई हिट करना चाहिए, एकदम सेंटर वाला जो पॉइंट है यहाँ पे हिट करोगे तो फिर मतलब बहुत हाई एक्यूरेसी मानी जाती है ना। तो उस हिसाब से आप सोच के देखो कि लेट से 3 चांस मिले और यहाँ पे पहला जो हिट था यहाँ हिट हुआ, फिर यहाँ पे एक हिट हुआ है और यहाँ पे एक हिट हुआ है। ठीक है, इसको ए मान लो, इसे बी बोल लेते हैं, इसे सी बोल लेते हैं। तो आप क्या बोलोगे कि इसमें से जो हिट हुआ है ए वाले पोजीशन पे, ये इस वैल्यू से, इस पॉइंट से बहुत क्लोज है, तो इसकी जो एक्यूरेसी होगी वो ज्यादा होगी। क्या मैं बोलूं, ये तीनों के कंपैरिजन में सबसे क्लोज ए वाला ही पॉइंट है, तो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी ए वाले पॉइंट की हो, क्योंकि सबसे क्लोजेस्ट है। ठीक है, तो एक्यूरेसी आप ऐसे समझ सकते हो कि आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है उससे कितनी ज्यादा क्लोज आपको मेजरमेंट वाली वैल्यू मिल रही है, तो आप बोलोगे कि हाई एक्यूरेसी। ठीक, क्योंकि एरर कुछ ना कुछ हो सकता है ना, गलती मेजरमेंट के दौरान कुछ ना कुछ हो सकती है। हो सकता है आपको वैल्यू जैसे चाहिए थी, लेट से 10 है, तो 10 नहीं मिली है, आपको 9.98 मिली है। ठीक है, और आपने एक और रीडिंग लिया जिसमें आपको 9.1 मिला, तो ज्यादा एक्यूरेसी वाली रीडिंग कौन सी हो गई आपकी? 9.98, क्योंकि वो बहुत क्लोज है 10 से। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको याद रखना एक्यूरेसी की, इज हाउ क्लोज अ मेजरमेंट इज टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी। ठीक है, वही बात यहाँ लिखी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है अपने पास टॉपिक प्रिसिशन। प्रिसिशन क्या होता है? प्रिसिशन इज अ मेजर ऑफ हाउ कंसिस्टेंटली अ डिवाइस रिकॉर्ड्स नियरली आइडेंटिकल वैल्यूज, दैट इज रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स। तो प्रिसिशन मतलब क्या होता है? पहले बात तो यहाँ पे कुछ सेट ऑफ वैल्यूज मुझे चाहिए होंगे, जैसे कि वापस से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक वही आर्चरी वाला। और यहाँ पे ना हम क्या कर लेते हैं कि ठीक है, ये दो हम सिनेरियो ले लेते हैं कि ये सिनेरियो है और ये सेकंड सिनेरियो रहेगा हमारा, जहां पे जो हिट हुआ है वैल्यूज वो है एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये दो सिनेरियो है और यहाँ पे आप देख रहे हो कहाँ कहाँ हिट किया गया और यहाँ पे ये 3 जगह पे हिट किया गया। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि इस सेकंड केस में, या पहले फर्स्ट केस देख लेते हैं। फर्स्ट केस में पहले वैल्यू हिट हुई है यहाँ पे जो कि इतनी क्लोज है, फिर जो सेकंड वैल्यू है वो थोड़ी दूर है, फिर जो थर्ड वैल्यू है और दूर है। ठीक है, तो इस केस में हम बोलते हैं ये एग्जाम्पल है लो प्रिसिशन का। ये एग्जाम्पल है लो प्रिसिशन का। सेकंड वाले में आप देखो। ठीक है, अब ये पहली जो जो हिट है वो चलो इतनी दूरी पे है, सेकंड हिट भी उतनी ही दूरी पे है और थर्ड हिट भी लगभग उतनी ही दूरी पे है। तो ऐसे चीज को या ऐसे जो सेट ऑफ वैल्यूज को हम बोलते हैं, इनकी जो प्रिसिशन है ना वो हाई है। ये हाई प्रिसिशन का एग्जांपल हुआ। समझ में आ रहा?
मैं एक्यूरेसी नहीं देख रहा हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए कि कितनी क्लोज है वैल्यू। अगर मैं प्रिसिशन देख रहा हूँ मतलब क्या, मुझे जितनी भी वैल्यूज मिल रही हैं वो लगभग वैसी ही वैल्यूज हैं। ये सारी वैल्यूज आप देखो लगभग उतनी ही दूरी पे हैं या उतनी ही क्लोज हैं, जितनी पहली है उतनी बाकी भी है। बट यहाँ पे क्या, एक क्लोज है, एक दूर है और एक बहुत दूर है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो हर बार कुछ अलग आ रही है, और हर बार कुछ एरर उसमें जो है ना कम ज्यादा हो रहा है। कभी एरर कम है तो वो ज्यादा एक्यूरेट है, कभी एरर ज्यादा है तो एक्यूरेट कम है। बट यहाँ पे आप देखोगे ना, तो जितना एरर है वो हर रीडिंग में उतना ही एरर है, उतनी ही दूरी पे आपको दिखाई दे रहे हैं तीनों वैल्यूज। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका हाई प्रिसिशन का। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि एक्यूरेसी मतलब क्या, कि आपकी जो वैल्यू है वो कितनी क्लोज है टू दी एक्चुअल वैल्यू, उससे हम बोलेंगे कि अच्छा जितने ज्यादा क्लोज होगी उतना ज्यादा एक्यूरेट है वो। और प्रिसिशन मतलब क्या होता है, कि अगर मैंने कुछ वैल्यूज देखी और वो वैल्यूज आइडेंटिकल हैं, वो तीन चार वो जो भी वैल्यूज मैंने अगर निकाली है मेजरमेंट के दौरान, वो आइडेंटिकल वैल्यूज हैं, वो वैसी ही वैल्यू हैं जैसे मैंने पहले निकाली है। ठीक है। और उसमें जो एरर है, ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ एरर नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, एरर जितना पहले वाले वैल्यू में है, उतनी एरर बाकी वैल्यूज में भी है। तो ऐसे एग्जाम्पल को हम बोल सकते हैं कि हाई प्रिसिशन का एग्जाम्पल हुआ ये। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीज थी, इनको आप याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अनसर्टेनिटीज इन एन ऑब्जर्वेशन। ये क्या है, देखो, अभी ऑब्जर्वेशन के दौरान क्या होता है, बहुत सारे कुछ ऐसे कुछ अनहोनी सी हो जाती है जिसके कारण आपके मेजरमेंट में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, आपकी जो मेजरमेंट है उसमें कुछ गलतियां आ जाती हैं, कुछ एरर्स आ जाते हैं। तो क्या अनसर्टेनिटीज हैं वो देख लो। तो पहली है कि क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, कि जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, लेट से वो शायद पुराना हो या कोई चीप क्वालिटी का हो जिसमें रीडिंग में कोई एरर आ जाए, है ना। तो ये हो सकता है, इसके कारण हो सकता है कि हम जो वैल्यू निकालना चाह रहे हैं वो वैल्यू नहीं आ पा रही है, और गलतियां बहुत सारी आ जा रही हैं, एक्यूरेसी कम है, एरर ज्यादा है। समझ में आ रहा है। फिर सेकंड देखो, स्किल ऑफ द पर्सन डूइंग द एक्सपेरिमेंट। अब लेट से आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपको मैंने कोई काम दे दिया है ना फिजिक्स के लैब में, कि अच्छा आपको ये लेंथ निकालना है, कोई इंस्ट्रूमेंट आपको दे दिया मैंने, है ना, आपको मैंने वर्नियर कैलिपर दे दिया। आप अगर 11th में कॉलेज में आप जब जाओगे तो आप देखोगे इंस्ट्रूमेंट क्या होता है ये। तो वर्नियर कैलिपर आपको मैंने दे दिया कि भाई आप यूज करो, और आपको वो आता ही नहीं है यूज करना, या आपने बस एक आधा बार ही कभी यूज किया, या यूट्यूब में वीडियो देख के आप आ गए और लैब में बैठ गए करने, तो आप में वो स्किल है ही नहीं ना उसे यूज करने की प्रॉपरली। तो वो भी हो सकता है कि पर्सन के पास वो स्किल है ही नहीं, वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो भी एरर आ सकता है। ठीक है, तो ये भी आपका एक अनसर्टेनिटी हुआ। उसके बाद द मेथड यूज फॉर मेजरमेंट। तो मेजरमेंट करने का आप मेथड क्या यूज कर रहे हो, कोई फॉर्मूला मेथड है, फिर आपके सिस्टम आप कैसे हैंडल कर रहे हैं ना, बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें, कि आप मेथड क्या यूज कर रहे हो। कुछ कुछ मेथड होते हैं जो बहुत हाईली इफिशिएंट मेथड होते हैं, कन्वीनियंट होते हैं। कुछ कुछ होते हैं जो कि मतलब बहुत सारे उसमें स्टेप्स होते हैं और उन स्टेप्स को फॉलो करना थोड़ा टफ होता है बहुत बार। तो मेथड पे भी डिपेंड करेगा कि आपकी एक्यूरेसी हाई रहेगी, लो रहेगी, या एरर रहेंगे, कम रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो एरर्स मतलब वही मिस्टेक्स, गलतियां रीडिंग्स में, या जो भी हम वैल्यूज निकाल रहे हैं उसमें। तो एरर्स में भी कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ क्लासिफिकेशन है। पहला है आपका सिस्टमैटिक, दूसरा है रैंडम। सिस्टमैटिक एरर और दूसरा है रैंडम एरर, ये ऐसे हम एक्सीडेंटल एरर भी बोलते हैं। अब सिस्टमैटिक एरर में भी फर्दर तीन है। तीन क्या टाइप्स है इसमें, पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकंड है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, और थर्ड है पर्सनल एरर। ठीक है। अब पहला अगर देखते हो आप, इंस्ट्रूमेंटल एरर, या इसको हम कांस्टेंट एरर बोलते हैं। अब ये एरर कब होता है, ये एरर तब होता है जब मेरे इंस्ट्रूमेंट में दिक्कत है, मेरी मशीनरी में दिक्कत है। समझ में मेरे जो भी मैं जैसे वर्नियर कैलिपर मैंने आपको दिया यूज करने को, लेट से उसमें कोई दिक्कत है ना, हम बोल सकते हैं उसमें लेट से क्या है,
कैलिब्रेशन में डिफेक्टिव है, ठीक है, लेट से उसमें कैलिब्रेशन में डिफेक्ट है, ठीक है। तो कैलिब्रेशन ऑफ डिफेक्ट मतलब क्या, जो भी उसमें मेजर करने का जो भी क्षमता है वो कुछ डिफेक्टिव सी है। जैसे कि अगर मैंने एक, जैसे कोई वेट मशीन में मैंने अगर 1 किलो चीनी रखी, तो वो मुझे 1 किलो 25 ग्राम दिखा रहा है, 1 किलो 50 ग्राम दिखा रहा है। तो उसके जो इंटरनल जो बोल सकते हैं ना, जो उसको सिखाया गया है या जो उसके जो भी सेटिंग्स किए गए हैं उसमें ही डिफेक्ट डिफेक्ट है, उसमें ही गलतियां हैं कुछ। तो उससे आराम बोल सकते हैं कि जो एरर होगा वो इंस्ट्रूमेंटल एरर होगा। आप जितने बार भी रीडिंग ले लो उतने बार आपको गलतियां ही दिखाई दूंगी, और गलतियां भी ऐसी जो कि बहुत ज्यादा ही होंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, ठीक है। तो आपके लेट से जो टेक्निक आप यूज कर रहे हो, आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसमें कोई दिक्कत आ जाए, आपने जो मेथड सेट किए, आपने जो स्टेप्स सेट किए हैं वो स्टेप्स में कोई एरर है, या कोई स्टेप्स आप बाद में कर रहे थे, आपको वो पहले करना चाहिए था, है ना। तो कुछ इम्परफेक्शन टेक्निक के कारण जो दिक्कतें आती हैं, ये भी आपके सिस्टमैटिक एरर में आएगा। फिर थर्ड है पर्सनल एरर, या इसको हम ह्यूमन एरर बोल सकते हैं। तो जो एरर ह्यूमन के कारण हो रहा है, या जैसे कि ह्यूमन जो है, ठीक है, वो ठीक तरीके से ऑब्जर्वेशन नहीं ले पा रहा है, ठीक है, ठीक तरीके से वह ऑब्जर्वेशन नहीं ले पा रहा है। जैसे वर्नियर कैलिपर आप कल को जब यूज करोगे तो उसमें कुछ ऐसे लाइनिंग होती है, और जो ओवरलैपिंग वाली होती है लाइनिंग, उनको कुछ मेजर करना होता है ना। अभी मैं क्या बोल रहा था आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप करोगे तो समझ में आएगा। तो ऑब्जर्वेशन बहुत बारीक, मतलब बहुत बारीक होता है वो लाइंस, और बहुत माइन्यूटली आपको उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है। आपको मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करना पड़ता है, कुछ आप कुछ लैंप यूज कर रहे हो तो वो भी करना पड़ेगा ना। मतलब बहुत डेलिकेट्स होती है लाइन, और वो एक एक लाइन का ओवरलैपिंग देखना बहुत मुश्किल होता है। तो ऑब्जर्वेशन अगर आपने ठीक से नहीं किया तो भी वो एरर आता है, और वो एरर सिस्टमैटिक एरर कहलाता है, ठीक है। और जो सेकंड था इसमें वो था रैंडम एरर, ये इसको हम एक्सीडेंटल एरर भी बोल सकते हैं। अब ये चीज क्या है, रैंडम एरर मतलब क्या, कि जैसे कि ऐसी कोई चीज हो गई जो कि आपके बस में ही थी नहीं, या आप बिल्कुल आपने ठीक तरीके से एक्सपेरिमेंट किया, आपकी जो मशीन है, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी बहुत मतलब ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी मान लो कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत हद तक डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और मान लो कि आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या आपका जो भी लैब है उसमें टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, लगभग मान लो 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो अगर वो टेम्परेचर सेंसिटिव एक एक्सपेरिमेंट है तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा, उस पर असर पड़ेगा, और असर पड़ेगा तो उसकी जो रीडिंग चेंज होगी वो आपके मेजरमेंट में दिखाई देगी, और जो है गलतियां दिखाई देने लग जाएंगी, ठीक है। तो गलती ना आपकी थी ना आपके इंस्ट्रूमेंट की थी, ये कुछ ऐसी चीज हो गई जो कि किसी के बस में थी, है ना। चाहे प्रेशर चेंज हो जाए, है ना। मान लो कि आपका जो पूरा इलेक्ट्रिक करंट का पूरा सेटअप है, पूरा सर्किट है, और वहां पे लेट से आप जो भी एसी करंट यूज कर रहे हो, जो भी वोल्टेज यूज कर रहे हो, उसमें कुछ फ्लक्चुएशन आ गई, है ना। बहुत बार होता है ना, लाइट डीम हो जाती, वो हो गया। तो आप जो करंट मेजर कर रहे हो, या आप जो भी आप रेसिस्टेंस मेजर कर रहे हो, या आप जो भी कर रहे हो ना, उसमें फिर कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, ठीक है। सो ये सब चीजें हैं, तो ये टाइप्स आप याद रखो, थ्योरेटिकल चीजें हैं, इनकी डेफिनेशंस खासकर आपको याद रखनी चाहिए। और ये जो चीजें हैं ऐसे एक एक दो दो मार्क के लिए एग्जाम में आ जाती है, ठीक है। जैसे एक्यूरेसी, प्रिसिशन, टाइप्स ऑफ एरर्स, है ना, ये सब चीज थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है। इसके बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक जो देखना है वो है अर्थमेटिक मीन, ठीक है। सो अर्थमेटिक मीन की जो डेफिनेशन होती है वो देख लो यार, वो बहुत जरूरी है। द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू of a large number of readings of a quantity is called the arithmetic mean value of the quantity. This value can be considered to be true value of the quantity. तो यहाँ पे क्या बोला है कि आपने लेट से कोई जो है कोई क्वांटिटी की आपने रीडिंग ली,
ठीक है, जैसे कि आपने कुछ वैल्यू निकाली है तो वो फॉर्मूले से या फिर आपने जो भी अपने लैब के सेटअप से जो भी वैल्यू निकाली है, लेट से कुछ वैल्यू आ रही है, 10 आ रही है, कभी 9.9 आ रही है, कभी 9.8 आ रही है, कभी 10.1 आ रही है, कभी 10.2 आ रही है। ऐसे करते करते आपने बहुत सारी वैल्यू निकाली, और हर वैल्यू में आप देखोगे ना कि वो सेम नहीं रहती, वो हल्की हल्की चेंज हो जाती है बहुत बार। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप ऐसा करेंगे कि आपको लेट से आपके पास 10 वैल्यू आ गए, आपने 10 रीडिंग ले ली। अब समझ नहीं आ रहे कौन सा वैल्यू मैं मान के चलूं, तो आप 10 क्या कर लोगे, आप 10 का आप एवरेज निकाल लोगे। आप उसको हम बोलते हैं ना अर्थमेटिक मीन। तो वही है, जितनी आपके पास वैल्यूज हैं, जितने आपके पास रीडिंग्स रहेंगी, उतने का आप मीन निकाल लोगे, आप एवरेज निकाल लोगे। और इसको आप ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी भी बोलोगे। क्या बोलोगे आप इसको? ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी भी बोलोगे। ठीक है, तो सिंपल से आपको एवरेज करना, लेट से अगर 4 रीडिंग ले, सॉरी, अगर 5 रीडिंग ले रहे हो आप, तो पांचों को जोड़ोगे और 5 से डिवाइड कर दोगे। ये तरीका है। ठीक है, लेट से मान लेते हैं हमारे पास कुछ रीडिंग्स हैं, मान लेते हैं कि जैसे A1 है, A2 है, ऐसे कुछ n रीडिंग्स हैं, है ना। A1 का मतलब पहले रीडिंग को A1 बोला, दूसरी रीडिंग को A2 बोला। ऐसे लेट से n नंबर ऑफ रीडिंग है, n कोई नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो आप जब इसका मीन निकालोगे, ठीक है, आप अगर इसका मीन निकालोगे, अर्थमेटिक मीन निकालोगे इस वैल्यूज का, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे कि सारे वैल्यूज का जो मीन निकाला गया, अर्थमेटिक मीन ऐसे लिखेंगे। कैसे करेंगे? जितनी वैल्यू है सबको जोड़ देंगे। पहले A1 था, फिर A2 है, और ऐसे करते करते लास्ट वैल्यू कौन सी रहेगी अपनी? AN रहेगी। ठीक है, जोड़ दिया। अब डिवाइड किससे करें? अबे देखो, अगर ये फर्स्ट वैल्यू थी तो यहाँ पे 1 लिखा था, ये दूसरी वैल्यू थी तो यहाँ पे 2 लिखा था। मतलब यहाँ नीचे सफिक्स में उसका नंबर लिखा रहता है कि वो कौन से नंबर पे है। तो ऐसे ही लास्ट का जो है नंबर n, ये क्या बता रहा होगा मुझे कि टोटल कितने यहाँ पे कितने यहाँ पे रीडिंग्स। तो हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे n से। समझ में आ रहा है? हम डिवाइड कर देंगे n से, तो हमें काम ये करना है। बाकी इसको थोड़ा सा और एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर n है तो हम इसको अगर ऐसे लिख लें, 1/n तो लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे n नीचे है डिवाइड में। तो मान लेते हैं कि 1/n मल्टीप्लाई में मान लेते हैं ऐसे। और इस पूरी चीज को हम लिख सकते हैं ऐसे, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n ऑफ AI। क्या है देख लो ध्यान से। पहले बात, आपने ये सिंबल देखा है समेशन, आपने स्टैटिस्टिक्स में देखा होगा, है ना। समेशन ऑफ FI x है, समेशन ऑफ FI, है ना। तो समेशन मतलब क्या, चीजें ऐड होती हैं। तो यहाँ पे हम बिल्कुल यार ऐड तो हो रही है, बट ये ऐड क्या हो रहे हैं, ये ऐड हो रहे हैं A1 A2 ऐसे करते करते AN। तो हम क्या कर दिए, यहाँ पे AI लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पे I की जगह पे पहले आना चाहिए 1, फिर आना चाहिए 2, ऐसे करते क्या आना चाहिए, n आना चाहिए। तो यहाँ पे I चेंज होगा। अब यहाँ पे समेशन नीचे हमने क्या लिख दिया, पहले I इज इक्वल टू, पहले वैल्यू क्या है 1 है तो 1 लिख दिया। और ऐसे करते करते कहां तक लेके जाना है मुझे, n तक लेके जाना है। तो लास्ट वैल्यू हो गई n, तो n लिख दिया मैंने ऊपर। इसको ऐसे डिफाइन करता है, यही चीज को मैंने ऐसे लिख दिया बस। और ये न्यूमरेटर है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 1/n से, तो यहाँ पे n आ जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, पहले वैल्यू 1 है, 1 पुट करेंगे तो A1 होगा। फिर समेशन बोल देगा भाई प्लस साइन डालो, तो प्लस साइन डाल दिया। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्यों कौन सी होगी, 2 होगी तो A2 लिख दिया। ऐसे करते करते लास्ट वैल्यू क्या होगी, n वाली, तो AN आ जाएगी लास्ट, और डिवाइड बाय। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और थोड़ा इससे थोड़ा यूज टू हो जाए, क्योंकि हम जब आगे सीरीज सीक्वेंस वो सब पढ़ेंगे ना, तो ये समेशन हमेशन बहुत आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अर्थमेटिक मीन का डेफिनेशन और अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर ये क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लो। फॉर अ गिवन सेट ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ अ क्वांटिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू, most probable value, and each individual value is called absolute error A in the measurement of that quantity। मतलब क्या है, देखो डेफिनेशन तो ये है, बट मतलब समझ जाओ कि अगर आपके पास जो भी सेट ऑफ मेजरमेंट है, तो करना क्या है आपको, आपको सिंपल डिफरेंस निकालना है मीन का। मीन मतलब क्या, अर्थमेटिक मीन, जो आपने जस्ट ऊपर पढ़ा, इसको आप अर्थमेटिक मीन बोलो, है ना। या फिर आप इसको सिंपली मीन बोलो, या मीन वैल्यू बोलो, या फिर एक और नाम है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। तो ये बहुत सारे नाम है एक चीज के, अर्थमेटिक मीन, मीन, या मीन वैल्यू, या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। ठीक है,
तो हमें करना क्या है, जैसे कि मेरे पास जैसे कुछ वैल्यू थी है ना, A1 थी, A2 थी, A3 थी, ऐसे कुछ वैल्यूज थी। तो मुझे उनका डिफरेंस लेना है मीन के साथ, यानी कि जो मुझे मीन वैल्यू थी ना यहाँ पे ऊपर, ये देखो, ये इसके साथ मुझे यहाँ पे डिफरेंस लेना है। तो ये बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू और ईच इंडिविजुअल वैल्यू, इसको ही हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी। ठीक है, तो वही है, आपको डिफरेंस लेना है मीन का वैल्यू के साथ। तो चाहे आप ऐसे लिखो या इसको उल्टा लिखो तो भी चलेगा, बट करना क्या है ना आपको, देखो पहले बात तो अपना सिंबल ऐसा कुछ होगा, हम डेल्टा लिखेंगे, ये ट्रायंगल बनाएंगे, और लेट से मैं पहले वाली वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर अगर निकाल रहा हूं तो मतलब मुझे करना ये है कि मुझे मीन में से, अर्थमेटिक मीन में से पहले वाली वैल्यू निकाल देनी है और ले लेना है मॉड। मॉडुलस याद होगा आपको, मॉडुलस, है ना। ये चीज क्या करता था, जैसे अगर अंदर निगेटिव वैल्यू होती थी और मॉड लगाते थे तो ये कर देता था उस निगेटिव को पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव वैल्यू रहेगी मॉड में तो वो पॉजिटिव को कुछ भी नहीं करता। बस इतना ही रूल है इसका। तो मैंने मॉड यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि देखो हो सकता है कि ये मीन वैल्यू जो है, अर्थमेटिक मीन जो है, ये इससे छोटा हो। अगर छोटा होगा तो वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, तो वो निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए मॉड लगा है। और अगर ये बड़ा है तब तो कोई बात ही नहीं ना, तब तो पॉजिटिव वैल्यू भी आएगी। ठीक है, तो ये तरीका है। अगर मैं सेकंड वाले वैल्यू का, अगर मैं एब्सोल्यूट एरर निकालूंगा तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा, और फॉर्मूले में क्या आएगा, मीन, अर्थमेटिक मीन सारे वैल्यूज का माइनस वो वाली जो वैल्यू है। समझ में आया, ये काम करना है। और ऐसे लिखो या इसको उल्टा लिखो तो भी चलेगा, अगर मैं A1 पहले लिखता हूं और बाद में ए मीन लिखता हूं तो भी चलेगा, क्योंकि वैल्यू आपको सेम ही मिलेगी, क्योंकि एट द एंड अगर यहाँ पॉजिटिव मिलेगा तो यहाँ पे निगेटिव मिलेगा, बस इतना डिफरेंस है ना। और अगर निगेटिव मिलेगा तो उसके लिए मॉड तो हमने लगाया हुआ है, वो निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए। सेम काम इसके लिए भी कर सकते हो। तो ये हो गया आपका एब्सोल्यूट एरर का डेफिनेशन, जहां पे हम डिफरेंस लेते हैं बिटवीन मीन एंड द इंडिविजुअल वैल्यू। क्लियर है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है मीन एब्सोल्यूट एरर। देखो अभी यहाँ पे नाम में ही है कि एब्सोल्यूट एरर के आगे मीन लग गया है, मतलब हमने जो ऊपर पढ़ा है ना यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर, इसका हमें क्या कर लेना है, इसका ही हमें मीन कर लेना है, इसका ही हमें मीन कर लेना है। सो फॉर अ गिवन सेट ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ अ सेम क्वांटिटी, द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। समझ में आ रहा है, मतलब क्या करना है, सिंपली वही जो मैंने बोला आपको कि एब्सोल्यूट एरर आपके जो भी है ना, क्योंकि हर एक, देखो हर एक वैल्यू का अपना अपना एब्सोल्यूट एरर होता है। तो ऐसे हर एक एब्सोल्यूट एरर का अगर आप मीन लेते हो, लेट से आपने अगर 5 इंडिविजुअल वैल्यूज हैं और पांचों का आपने एब्सोल्यूट एरर निकाल दिया, तो पांचों को जोड़ के 5 से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, वही एब्सोल्यूट एरर का क्या मिलेगा, मीन मिल जाएगा। तो बोलोगे ये है मीन एब्सोल्यूट एरर। समझ में आ रहा है। तो ये चीज है, इसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप ऐसे कुछ रिप्रेजेंट करोगे। ऐसे हम एब्सोल्यूट एरर का मीन कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखेंगे, डेल्टा ए, अब यहाँ मीन लिख देंगे। डेल्टा ए मतलब एब्सोल्यूट एरर होता था, यहाँ पे मीन लिख गया तो मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया। इजिकल टू क्या करना होगा, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर जो भी है, हर एक, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2, ऐसे करते करते आखिरी वाला क्या होगा, डेल्टा AN, जोड़ दिया, और किससे डिवाइड करेंगे, कितने ऐसे नंबर्स हैं, ऐसे n नंबर्स। सही है, डाउट है कुछ, नहीं, बिल्कुल। अब देखो आगे, आगे इसको भी हम समेशन के फॉर्म में कर सकते हैं, यहाँ पे n है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये 1/n यहाँ कर लेते हैं, समेशन यहाँ लगा देता हूँ। ये डेल्टा ए तो हर जगह दिख रहा है, और चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 है, कभी 2 है, कभी n है, तो यहाँ पे हम i लिख देते हैं। और i चालू कहाँ से हो रहा है, ये चालू हो रहा है 1 से, तो i इज इक्वल टू 1। और ऐसे करते करते लास्ट की जो वैल्यू है वो क्या है, n है, तो ऊपर लिख देंगे n, बस हो गया रिप्रेजेंट। समझ में आ रहा है, एकदम आसान है। बस देखो डेल्टा नहीं था तो हम इसको बोल सकते थे अर्थमेटिक मीन, डेल्टा आ गया, अब हम इसे बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। बस डेल्टा के कारण, ये ट्रायंगल के कारण कितना ज्यादा फर्क आ जा रहा है ना, डेफिनेशन ही चेंज हो जा रही है, मतलब ही चेंज हो जा रहा है।
समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूले आपको भी याद रखना पड़ेगा, हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे, ये बहुत ज्यादा काम आएंगे, बहुत ज्यादा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर डेफिनेशन देखो, द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट of a physical quantity to its arithmetic mean value is called relative error। क्या बोला है, आपको रेशियो लेना है, किसका रेशियो लेना है? एक तो मीन एब्सोल्यूट एरर चाहिए, ये तो हमने ऊपर निकाला था ना, मीन एब्सोल्यूट एरर ऐसे कुछ होता है ना, और जो भी फॉर्मूला था उसका रेशियो लेना है आपको मीन एब्सोल्यूट एरर का, किसके साथ लेना है? टू इट्स अर्थमेटिक मीन वैल्यू। अरे ये तो आपका अर्थमेटिक मीन ही होता है ना, ये तो कुछ ऐसे ही होता है ना, ए मीन ही तो होता है, जो पहले डेफिनेशन में पढ़ी थी। इनका जो रेशियो लोगे, इनका जो आप फ्रैक्शन लोगे, यही है आपका रिलेटिव एरर। सिंपल है, आपका मीन एब्सोल्यूट एरर का रेशियो लेना है, किसके साथ लेना है? अर्थमेटिक मीन के साथ या मीन वैल्यू के साथ। तो इस रेशियो की जो वैल्यू है या इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं? हम इसे रिलेटिव एरर बोलते हैं। सिंपल है, मतलब मेरा तो यही कहना है ना कि आप अगर फॉर्मूला याद रख लोगे, तो फॉर्मूले को यूज करके आप डेफिनेशन खुद से बना लोगे। तो फॉर्मूला तो याद रखना, फॉर्मूले में कोई भी 19-20 नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना? फिर लास्ट जो डेफिनेशन है इसमें, वो है परसेंटेज एरर की। परसेंटेज एरर क्या है? वही आपने यहाँ पे जो रिलेटिव एरर देखा था ना, इसको ही अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाएगा परसेंटेज एरर। मतलब क्या, समझ में आ रहा है आपको? यही जो रिलेटिव एरर की जो वैल्यू है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय अर्थमेटिक मीन, यही वैल्यू में अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन गया आपका परसेंटेज एरर। डेफिनेशन भी ऐसी बोल सकते हो कि द रिलेटिव एरर रिप्रेजेंटेड बाय परसेंटेज या मल्टीप्लाइड बाय 100 इज कॉल्ड एज परसेंटेज एरर। सिंपल है ना? तो ये सीक्वेंस में एकदम दी गई ही डेफिनेशन है, इनको आप अच्छे से याद रखो। अर्थमेटिक मीन, फिर एब्सोल्यूट एरर जहां पे मीन का यूज हुआ, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर जहां पे एब्सोल्यूट एरर का ही मीन हो गया, और रिलेटिव एरर जहां पे रेशियो लिया गया एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर और अर्थमेटिक मीन का, और लास्ट में परसेंटेज एरर विच इज नथिंग बट रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100। सही है? तो ये चीज है, ये चीज आपको डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी, और ये खासकर ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी आप कुछ न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो अब इन फॉर्मूले के ऊपर हम एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। ये न्यूमेरिकल जो है ये आपके टेक्स्ट बुक का ही है, दैट मीन्स महाराष्ट्र बोर्ड 11th फिजिक्स टेक्स्ट बुक का ही है। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है। In a workshop, a worker measures the length of a steel plate with a vernier calipers having a least count 0.01 centimeter. For such measurement of the length yielded the following values: 3.11 centimeter, 3.13 centimeter, 3.14 and 3.14 centimeter. Find the mean length, the mean absolute error and the percentage error in the measured value of the length. तो यहाँ पे आपको कुछ डेटा दिया है, जैसे कि आपको यहाँ पे चार वैल्यूज दिए हैं कि वर्नियर कैलिपर इस इंस्ट्रूमेंट से चार वैल्यूज हमें मिली है। ठीक है, लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर का है, जो कि इस क्वेश्चन में जरूरत मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि हमें जो फाइंड करना है मीन लेंथ, मीन एब्सोल्यूट एरर है, परसेंटेज एरर है, और बस ये तीन ही चीज फाइंड करनी है। बाकी लीस्ट काउंट क्या होता है मैं बता दूं आपको। लीस्ट काउंट मतलब ये होता है कि उसकी जो मिनिमम वैल्यू काउंट करने की जो कैपेसिटी होती है, इंस्ट्रूमेंट की जो मिनिमम वैल्यू काउंट करने की जो कैपेसिटी होती है, उसे हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। जैसे आपकी जो नॉर्मल स्केल होती है ना, जो आप यूज करते हो 15 सेंटीमीटर की या 30 सेंटीमीटर की, तो आप उस स्केल का क्या बोल सकते हो, उसका जो सबसे मिनिमम वैल्यू कितना काउंट कर सकता है। जैसे कि आप देखते हो कि अच्छा 0 से 1 तक यहाँ पे कुछ ऐसे सेंटीमीटर में लाइनिंग होती है, और 1 सेंटीमीटर के बीच में भी कितनी लाइन होती है? 10 लाइन होती है, छोटी छोटी सी। ठीक है, मतलब क्या, मतलब ये कि मेरी जो स्केल है वो मिनिमम कितनी वैल्यू मेजर कर सकती है। 0 से जो सबसे छोटी लाइन होती है ना, जस्ट पहले आने वाली सबसे छोटी लाइन जो होती है,
वहां तक का जो मेजरमेंट है ना वो कर सकती है। मतलब अगर 1 सेंटीमीटर का जो 10वां हिस्सा है ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में भी 10 हिस्से होते हैं, उसमें जो एक हिस्सा है, 10वां हिस्सा जो है, वो उसकी मिनिमम कैपेसिटी, यानी कि 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर। तो मैं बोलूंगा आप जो यूज करते हो ना स्केल, उसकी जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 सेंटीमीटर। वैसे आप वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट देखो कितना है, 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चार रेटिंग हमें मिली है, 3.11, 3.13, 3.14 एंड 3.14। पहले आपको फाइंड क्या करना है? पहले आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? मीन लेंथ, यानी कि मैं बोल सकता हूं इसको अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो पहली चीज आपको फाइंड करनी है अर्थमेटिक मीन। फॉर्मूला क्या होता है? बस मुझे सारी जो रीडिंग्स है ना, सारी वैल्यूज को आपको आपको एवरेज निकालना है। तो हम ये चारों को जोड़ देंगे। 3.11 पहले है, फिर 3.13 है, उसके बाद 3.14 एंड लास्ट में 3.14। ठीक है, जोड़ेंगे और डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। ओके, तो अगर मैं इसको फिर जो है, इसको अगर मैं जोड़ के और 4 से डिवाइड करता हूं, तो ये आप खुद से भी कर सकते हैं, ऐड करके डिवाइड करेंगे 4, तो ये 3.13 सेंटीमीटर ही आ जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया आपका पहले का आंसर, मीन निकालने का। जोड़ना है, 4 से डिवाइड करना है, आपको मिल जाएगा 3.13 एज योर आंसर। फिर सेकंड हमें क्या फाइंड करना है? हमें सेकंड फाइंड करना है मीन एब्सोल्यूट एरर। याद है इसका फॉर्मूला मीन एब्सोल्यूट एरर का? मीन एब्सोल्यूट एरर का कुछ ऐसा फॉर्मूला था ना कि डेल्टा ए मीन, ये होता है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, क्योंकि हाँ सॉरी, मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है, तो पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना पड़ेगा ना, फिर उसका मीन करेंगे, है ना। सॉरी, तो ये चीज थोड़ा मुझसे मिस हो गई, बट कोई नहीं, हम इसे कवर अप कर लेंगे। हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा एब्सोल्यूट एरर। तो उसका फॉर्मूला क्या था? अगर मैं कुछ ऐसा कुछ टर्म लेता हूं, ये हो गया आपका एब्सोल्यूट एरर। तो फॉर्मूले के अनुसार क्या होगा? मैं मीन में से ये वाली वैल्यू माइनस करूंगा और मॉड ले लूंगा। ये मेरा फॉर्मूला होता है। ऐसे मुझे हर एक वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर निकालना होगा। तो लेट से मैं अगर पहले वैल्यू का निकालता हूं, उसको मैं लेट से ऐसा बोल देता हूं, डेल्टा A1, है ना। इसको हम एज्यूम, लेट से पहले आप ना बता देना, एज्यूम कर लेना कि फर्स्ट वैल्यू को मैंने A1 एज्यूम किया, सेकंड वाले को A2, थर्ड वाले को A3 और फोर्थ वाले को A4। ठीक है, तो अगर मैं पहले वाले वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर निकाल रहा हूं तो क्या होगा? ए मीन में से मैं निकालूंगा A1। ठीक है, अब मीन तो भाई हमने निकाला हुआ है, जो कि है 3.13, और A1 यानी कि फर्स्ट वैल्यू क्या है अपनी? 3.11। ये डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस आएगा 0.02। और क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो मॉडुलस इसका कुछ नहीं करेगा, आपको यही वैल्यू दे देगा, 0.02। ठीक है, सिमिलरली हर एक का आप निकाल सकते हैं, है ना। ऐसे मैं एब्सोल्यूट एरर A2 का भी निकाल लेता हूं सेम फॉर्मूले के साथ, ए मीन माइनस A2 से। सो मीन है अपना सेम 3.13 है, और जो सेकंड रीडिंग है, जो सेकंड वैल्यू है, वो क्या है अपनी? 3.13, है ना। सो 3.13, अब 3.13 माइनस 3.13 क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, और मॉड ऑफ जीरो इज जीरो। उसके बाद एब्सोल्यूट एरर ऑफ A3 बाय द सेम फॉर्मूला। ठीक है, ए मीन माइनस A3, मीन है अपना 3.13, और थर्ड जो वैल्यू है, थर्ड वैल्यू क्या है? थर्ड और फोर्थ वैल्यू अपने दोनों 3.14 ही है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 3.14, और वैल्यू कितनी आएगी इसकी? मैं देख पा रहा हूँ जो बाद की वैल्यू है वो बड़ी है और वो निगेटिव है, तो ये आंसर मिलेगा मुझे 0.01, बट रहेगा माइनस में। बट याद है, मॉड को भूले तो नहीं हो, मॉडुलस को भूले तो नहीं हो। ये मॉडुलस क्या कर देगा? ये निगेटिव को हटा देगा, इसे पॉजिटिव बना देगा, तो आपको वैल्यू यहाँ पे मिलेगी 0.01। सेम एब्सोल्यूट एरर ऑफ A4 निकाल सकते हैं सेम फॉर्मूला से, ए मीन माइनस A4। ए मीन है अपने पास 3.13, और A4 अपना सेम था 3.14,
कितना आ जाएगा, सेम ही आएगा, -0.01 माइनस में, और मॉड कर देगा उसे पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपको मिल गई है एब्सोल्यूट एरर इंडिविजुअली। हमें पूछा है, क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब यही एब्सोल्यूट एरर का हम क्या करेंगे, मीन निकाल लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला था, पहले तो हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं, डेल्टा ए मीन, और इस सारे एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड कर लेंगे, डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री प्लस डेल्टा ए फोर, और किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे फोर से, क्योंकि चार वैल्यूज है। जो वैल्यू पुट करो, पहले वैल्यू क्या थी अपनी, 0.02 थी, फिर है 0, उसके बाद है 0.01, फिर है 0.0, डिवाइड बाय क्या, 4। ठीक है, अगर इनको ऐड करेंगे न्यूमरेटर क्या आ जाएगा अपना, 0.04 ही आएगा, डिवाइड बाय 4, डिवाइड करके कितना मिलेगा हमें, 0.01 मिलेगा। ठीक है? तो ये हो गया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, जो आपका सेकंड क्वेश्चन था कि भाई मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने का, वो हमने फाइंड कर लिया, विच इज 0.01। ठीक है, और लास्ट में वो क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है परसेंटेज एरर। अच्छा, कुछ याद है आपको परसेंटेज एरर के बारे में, हमने क्या पढ़ा था परसेंटेज एरर के बारे में, कि परसेंटेज एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देना होता है ना। तो हम यहाँ पे पहले रिलेटिव एरर फाइंड कर रहे हैं, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, जस्ट पढ़ा है हमने। ठीक है, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला आपको याद है, जस्ट हमने पढ़ा है। सो हमें फाइंड करना है परसेंटेज एरर, ये क्या होता है, रिलेटिव एरर इनटू 100 होता है ना। तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन अर्थमेटिक मीन, सॉरी यहाँ पे इसको इरेज करना पड़ेगा, एक सेकेंड। ठीक है, सो मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन अर्थमेटिक मीन, उसको हम कैसे सिंबल से डिनोट करते हैं, हम डिनोट करते हैं इससे, है ना। अब देखो, मीन एब्सोल्यूट एरर तो हमने जस्ट निकालिया ना, मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है अपना, 0.01, पुट कर दो 0.01 अपॉन अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन हमने पहले निकाला था, ये कितना आया था, 3.13, पुट कर दो 3.13 इंटू 100। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो जैसे कि आप डिवाइड करके फिर 100 से मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो ये पॉइंट, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे दो जीरो है, तो ये दो डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/3.13, और इनको फिर डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.32 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 0.32, और परसेंटेज है तो परसेंटेज साइन डाल देना। ठीक है, तो ये तीन चीज हमें से पूछी गई थी और हमने इसका जवाब दे दिया। पहले हमने पता किया अर्थमेटिक मीन, सारे वैल्यू को जोड़ के चार से डिवाइड कर दिया, आ गया। फिर मीन एब्सोल्यूट एरर, उसके लिए पहले हमें एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना पड़ा, हर एक वैल्यू का हमने पहले एब्सोल्यूट एरर फाइंड किया। पहले वैल्यू का 0.12 था, फिर 0 था, फिर 0.01 था, और चौथे का भी वही था। फिर हमने फिर इसका मीन लिया, है ना, इनको फिर चारों को जोड़ के चार से डिवाइड कर दिया, ये आ गया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। और लास्ट क्वेश्चन था आपका परसेंटेज एरर फाइंड करने का, तो हमने क्या किया, हमने रिलेटिव एरर इनटू 100 का, रिलेटिव एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय अर्थमेटिक मीन इनटू 100, पुट किया, वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड की हुई थी, पुट करके बस नॉर्मल कैलकुलेशन है, ये तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो सिमिलर क्वेश्चन और भी आपको टेस्ट में मिल जाएंगे। बिल्कुल यार, आप लोग प्रैक्टिस करो और चीजों को इजी बनाओ। कब बनेगी इजी, प्रैक्टिस करके, रिविजन करके। ठीक है, सो ये आज का हमारा लेक्चर के ये सब टॉपिक हो गए, और होप करता हूँ यार आपको समझ में आया होगा। इन केस डाउट रहे तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डाल दो, और रिवाइज करो, जितना आप रिवाइज करो इतना आप बार बार चीज़ों को पढ़ सकते हो, या उसके बाद आप कुछ एग्जाम्पल करोगे तो फिर चीज़ें और ज़्यादा सॉलिड हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखो, बढ़िया से रहो, खुशी से रहो, कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़ो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
थैंक यू सो मच, बाय बाय।